नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। होपफुली सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यार अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो यार पढ़ लो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सीट्स लिमिटेड हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो तैयारी का स्तर तो ऊपर रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। खैर, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक्स के साथ साथ हम इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे और हम पढ़ेंगे फोकस और एपिसेंटर के बारे में। और गाड़ी दोस्तों यही नहीं रुकेगी, बल्कि हम लोग समझेंगे कैसे अर्थक्वेक की डेप्थनेस इफेक्ट करती है इंटेंसिटी पे अर्थक्वेक की। देन हम लोग आगे जाएंगे और अर्थक्वेक वेव्स के बारे में भी जानेंगे, फिर देखेंगे शैडो रीजन्स के बारे में, और फाइनली दोस्तों हम लोग समझेंगे इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग दोस्तों अच्छे से कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेसन में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने दम पे मैं ये सारी वीडियोस क्रिएट करता हूँ, किसी का सहारा नहीं लेता हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश ये रखता हूँ कि जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो आपके लिए मैं सामने ले करके आऊँ, डिफरेंट किताबों से समझ करके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इनकॉर्पोरेट करूँ अपनी स्लाइड्स में और एक बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो अगर मेरे एफर्ट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना, क्योंकि उससे मुझे बूस्ट मिलता है अपने काम में और मैं कोशिश करता हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए सामने ले करके आऊँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। तो भाई अर्थक्वेक सिंपल भाषा में होता है शेकिंग अप ऑफ अर्थ, मतलब जो ग्राउंड है या आप कहो जो अर्थ का सरफेस है वो काफ़ी तेज़ी से मूव होने लगे, इसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। पर ये अर्थक्वेक दोस्तों अकर क्यों होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब भी अकर होता है दोस्तों, किसी बड़े मैग्नीट्यूड पे अगर अकर होता है तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है ये। बट हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर ये जो शेकिंग अप ऑफ अर्थ है ये अकर क्यों होती है, किस रीज़न से अकर हो रही है हमारे अपने अर्थ पे। तो इसका दोस्तों रीज़न ये है कि जो हमारा अपना अर्थ का क्रस्ट है जिस पे दोस्तों हम लोग रहते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स या तो एक दूसरे से आपस में कोलाइड करती हैं, यानी कि आमने सामने लड़ती हैं, या एक दूसरे से अपार्ट होती हैं, एक दूसरे से स्प्रेड अवे होती हैं, और लास्टली एक दूसरे से या तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स छू के निकल जाती हैं, मतलब हल्का सा टच होके निकल जाती हैं, जिससे ये जो चट्टानें हैं क्या करती हैं, एक अर्थक्वेक कॉज करती हैं। अच्छा, कुछ तो अर्थक्वेक्स इन मूवमेंट की वजह से हल्की इंटेंसिटी के होते हैं जो इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। तो बेसिकली अर्थक्वेक्स तब अकर होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। साथ ही में आप ये भी देखोगे कि ये जो अर्थक्वेक होता है, ये जो वॉल्केनिज्म है और जो लैंडस्लाइड है, ये सारे दोस्तों एंडोजेनिक प्रोसेसेस है, मतलब अर्थ के अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से ये तीनों प्रोसेस अकर होते हैं। पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और ज़रा सोचते हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आखिरकार मूव क्यों होती है, क्योंकि अभी भी हम लोग को ये कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला है कि अर्थक्वेक आखिर अकर क्यों होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ये नहीं जाना कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर मूव क्यों होती हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग समझ लेते हैं। बहरहाल इसका आंसर हमने पिछली वीडियो में जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का था उसमें समझा हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों क्रस्ट और अपर मैंटल मिल के बनाते हैं लिथोस्फीयर, और ये लिथोस्फीयर टिकी होती है एस्थेनोस्फीयर पे। और ये जो एस्थेनोस्फीयर की जो लेयर होती है ना दोस्तों, ये काफ़ी सेमी मोल्टन स्टेट में होती है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक हॉट टूथपेस्ट के समान, एक हॉट टूथपेस्ट के समान ये लेयर होती है एस्थेनोस्फीयर की। और इसके नीचे से फ्लो होने वाले कन्वेक्शनल करंट्स, इस लिथोस्फीयर के नीचे से फ्लो होने वाले कन्वेक्शनल करंट्स क्या करते हैं, इन प्लेट्स को मूव करते हैं, क्योंकि ये जो लिथोस्फीयर है दोस्तों ये 11 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटी हुई है। और नीचे से फ्लो होने वाले कन्वेक्शनल करंट्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करते हैं दोस्तों, मूव करते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स अकर होते हैं, क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं नीचे से उठने वाले कन्वेक्शनल करंट्स के बेसिस पे। एक बार मैं फिर से आप लोगों से
रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख ले, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये आइडिया हो जाए कि क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, मैंटल क्या होता है, इनर कोर क्या होता है, आउटर कोर क्या होता है। एक बार डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं दोस्तों, वो दो तरीके से अकर होते हैं। पहला तो ह्यूमन इंड्यूस्ड या आप कह लो मैन मेड। इसमें 3 प्रकार से अर्थक्वेक अकर होते हैं। पहला इसमें आता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड। तो कहीं ना कहीं पानी के इकट्ठा होने के प्रेशर के चलते दोस्तों रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक अकर होता है। कहीं ना कहीं पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक अकर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अपने इंडिया में कोयना डैम, जो कि कोयना नगर महाराष्ट्र में मौजूद है और सबसे बड़े डैम्स में से एक है। यहाँ पे 1967 में 6.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का फिनोमेना अकर किया था, जिसका रीज़न दोस्तों साइस्मोलॉजिस्ट ने दिया था कि ये अर्थक्वेक इस पर्टिकुलर डैम की वजह से अकर हुआ है। हालांकि दोस्तों ये रीजन पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन साइस्मिक, बट आप देखोगे कि कैसे अर्थक्वेक डैम की वजह से भी इंड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो भाई कोई हाई इंटेंसिटी का बॉम्ब फटा, उसकी वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि अर्थक्वेक अकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थक्वेक इंड्यूस हो जाता है और उसके बाद दोस्तों आपको आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है दोस्तों कोलैप्स अर्थक्वेक। हालांकि दोस्तों ये अर्थक्वेक्स इतने ताकतवर या आप कह लो इतनी तीव्रता के नहीं होते हैं, बट फिर भी ये एक छोटे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ला सकते हैं। तो मान लो कहीं माइनिंग एक्टिविटी हो रही हो या कोई पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो जो कहीं ना कहीं गिर गई हो, तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक क्या होता है दोस्तों अकर हो जाता है। आगे आता है दोस्तों नेचुरल अर्थक्वेक्स। तो नेचुरल अर्थक्वेक्स वो होते हैं जिसमें से ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो वॉल्केनिक एक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं आप इमेजिन करो कहीं एक सीवियर इरेप्शन हुआ वॉल्केनो का और उससे पावरफुल अर्थक्वेक इंड्यूस हो गया, और इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। फिर आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो प्लेट्स की मूवमेंट्स दोस्तों 3 प्रकार से होती है। पहली होती है कॉन्वर्जेंस बाउंड्री। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने मूव होती हैं, जिसमें से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी और इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है दोस्तों रप्चर होता है, और इस रप्चर की वजह से दोस्तों काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक्स अकर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो जापान में 2011 में जो सुनामी आई थी वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से ही हुई थी। और हिमालय का दोस्तों जो फॉर्मेशन हुआ है और इवन 2001 में होने वाला भुज का अर्थक्वेक, ये सारे कन्वर्जेंस बाउंड्री से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आती है ट्रांसवर्स बाउंड्री। तो जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड पास करती हैं, छू के निकल जाती हैं दोस्तों, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड पास कर रही हैं, छू के निकल रही हैं, तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रप्चर अकर करेगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक इंड्यूस हो जाएगा। आप बात कर लो सैन एंड्रियास फॉल्ट की, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट इस पर्टिकुलर ट्रांसवर्स बाउंड्री के मूवमेंट की वजह से अकर हुआ है। फिर आएगा दोस्तों डाइवर्जेंस बाउंड्री। तो एक दूसरे से प्लेट्स जब ऑपोजिट दिशा में मूव करती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए कि कैसे एक दूसरे से ऑपोजिट दिशा में प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस एग्जांपल है मिड ओशन रिज। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है अर्थक्वेक इंड्यूस हो जाता है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पे देखते हैं फोकस और एपिसेंटर अर्थक्वेक का। तो भाई या तो प्लेट्स कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी या ट्रांसवर्स मूवमेंट होगा, बट इस मूवमेंट के दौरान दोस्तों क्या होता है फॉल्ट बनता है, मतलब एक क्रैक अपीयर होता है प्लेट्स के मूवमेंट के दौरान, और इसी पॉइंट से सबसे पहले आपको एनर्जी रिलीज होते हुए दिखेगी, एनर्जी इसी पॉइंट से निकलेगी, और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोकस कहते हैं, या आप कह लो फोकस को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं जो कि है हाइपोसेंटर। यानी कि फोकस वो स्पॉट है जहाँ से एनर्जी वेव सबसे
पहले निकलेंगी, जो हर दिशा में ट्रैवल करेंगी, हर दिशा में ट्रैवल करेंगी ये वेव्स। बट सबसे पहले दोस्तों ये जो वेव्स है बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्रीज पहुंचेंगी अर्थ के सरफेस पे, और इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, एपी सेंटर। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग एपी सेंटर, मतलब फोकस और एपी सेंटर एक दूसरे से ऊपर नीचे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप न्यूज़ देखते हो, कहीं कोई हेडलाइंस देखते हो, तो उसमें आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक अकर करा है, तो कहाँ कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो ये था। तो कहीं ना कहीं एपी सेंटर वो पॉइंट है अर्थक्वेक के सरफेस का जहाँ पे अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होने वाली साइस्मिक एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होने वाली साइस्मिक एनर्जी सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे रीच करती है। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। और इस पॉइंट पे दोस्तों होता क्या है, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की। बट जैसे जैसे आप एपी सेंटर से दूरी बनाते चले जाओगे, दूर होते चले जाओगे, तो इंटेंसिटी दोस्तों अर्थक्वेक वेव्स की कम होती चली जाएगी। अर्थक्वेक वेव्स की जो इंटेंसिटी है एपी सेंटर से आप जितना ज़्यादा दूर होते चले जाओगे उतनी ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की वेव्स की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके साथ साथ में दोस्तों जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो फोकस की डेप्थ पे भी डिपेंड करती है। इसको मेजरली दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 3 मेजर पार्ट्स में ब्रेक करा गया है। सबसे पहला आता है सुपरफिशियल अर्थक्वेक्स, तो जहाँ पे फोकस लगभग 70 किलोमीटर की डेप्थ पे है, मतलब फोकस काफ़ी दोस्तों शैलो है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है सरफेस तक आने में, एनर्जी को क्या होता है दोस्तों, कम टाइम लगता है। इसकी वजह से क्या है कि जो अर्थक्वेक होता है वो हायर इंटेंसिटी का होता है सुपरफिशियल अर्थक्वेक के जोन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेप्थ होती है वो कम होती है। फिर आगे आती है बात इंटरमीडिएट फोकस की, जिसमें से फोकस की जो डेप्थ होती है दोस्तों लगभग 70 से 300 किलोमीटर की होती है। फिर फाइनली तीसरी बात आती है डीप फोकस की, तो इस पॉइंट पे जो फोकस होता है दोस्तों लगभग 300 से 700 किलोमीटर नीचे होता है। और कहीं ना कहीं डीप फोकस अर्थक्वेक दोस्तों उतना डिस्ट्रक्शन नहीं लाता है, क्योंकि फोकस काफ़ी नीचे प्रेजेंट होता है अर्थक्वेक का। बट ज़्यादातर अर्थक्वेक आपको सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट फोकस वाले अर्थक्वेक ही देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अर्थक्वेक वेव्स की तरफ। तो जैसे ही दोस्तों अर्थक्वेक अकर करेगा वैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम एनर्जी वेव्स या साइस्मिक वेव्स बोलेंगे, और इनको हम दोस्तों इवन दो शॉक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और ये वेव्स सबसे तेज़ी से ट्रैवल करेंगी हार्ड रॉक में, ठोस रॉक में, फिर लूज सेडिमेंट्स में, एंड देन फाइनली वाटर में। तो कहीं ना कहीं जो डेंसिटी, ये जो मीडियम होता है, मीडियम की जो डेंसिटी होती है उस पे भी ये जो वेव्स हैं उनका मूवमेंट डिपेंड करता है। साथ ही में ये अर्थक्वेक वेव्स 2 टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को ब्रेक करा गया है पी और एस वेव्स में, साथ में सरफेस वेव्स को ब्रेक करा गया है लव वेव्स और रिले वेव्स में। और इन वेव्स को दोस्तों हम लोग डिटेल में इंडिविजुअली आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पहले तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं बॉडी वेव्स के बारे में। तो जब अर्थक्वेक अकर करेगा और फोकस से निकली एनर्जी वेव्स या शॉक वेव्स चारों दिशाओं में फैलेंगी, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं बॉडी वेव्स। और ये बॉडी वेव्स दोस्तों अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं। ये याद रखिएगा पॉइंट कि ये जो बॉडी वेव्स होती हैं अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर हर दिशा में ट्रैवल करती हैं। आप एरोस देख रहे हो यहाँ पे, हर दिशा में ट्रैवल करती हैं। और ये बॉडी वेव्स बटी होती हैं पी और एस वेव्स में, जिसमें से पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, और ये प्राइमरी वेव्स सबसे फास्टेस्ट होती हैं और सबसे पहले साइस्मोग्राफ पे पी वेव्स ही रिकॉर्ड होती हैं। और वहीं पे इन पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव्स, क्योंकि जैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं आगे पीछे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। आप इसे स्प्रिंग के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कैसे एक स्प्रिंग आगे की ओर फिर पीछे की ओर जाती है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि भैया जो लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव्स है उनका भी जो मूवमेंट होता है वो स्प्रिंग के तरीके से ही होता है। कहीं ना कहीं आगे की तरफ जाएगी फिर वो पीछे की तरफ जाएगी, स्क्वीज होगी फिर वो रिलीज होगी। इसी प्रकार के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव्स। और ये लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेशनल वेव्स का फिनोमेना हमें पी वेव्स में देखने को मिलता है, क्योंकि पी वेव्स में
कहीं ना कहीं स्क्वीज होगा फिर रिलीज होगा, कहीं ना कहीं स्प्रिंग का जैसे मूवमेंट होता है उसी प्रकार के मूवमेंट के बेसिस पे जो पी वेव्स का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव्स कहते हैं। फिर आप आगे देखोगे कि पी वेव्स ट्रैवल थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस स्टेट हो, सब में से पी वेव्स ट्रैवल करती हैं और इन पी वेव्स की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सिमिलर है। मतलब जिस दिशा में वेव मूव करेगी उसी ही दिशा में वेव वाइब्रेशन भी करेगी। यानी कि जिस दिशा में, डायग्राम से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस दिशा में वेव मूव करेगी उसी ही दिशा में वाइब्रेशन भी करेगी। तो आप देख सकते हो कि जिस दिशा में वेव मूव कर रही उसी दिशा में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन भी करती हुई दिख रही है और इसे ही हम लोग पी वेव्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग को बता रहा है कि जो पी वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं फास्टेस्ट सॉलिड में, फिर लिक्विड में एंड फाइनली गैसियस स्टेट में। सबसे तेजी से पी वेव्स ट्रैवल करेंगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, देन फाइनली गैस में। यही है हमारा पूरा पिक्चर प्राइमरी वेव्स का। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंडरी वेव्स के बारे में। तो एस वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसका वाइब्रेशन आप यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर है मूवमेंट के, परपेंडिकुलर है मूवमेंट के, कि किस प्रकार से क्रेस्ट और ट्रो बना रही है एस वेव्स। और इसके साथ में ही एस वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल यानी कि ठोस मटेरियल से ही पास हो पाती है। और ये एस वेव्स सेकेंड नंबर पे पहुंचती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यानी कि कुछ देरी के साथ पी वेव्स के बाद में हमें सेकेंडरी वेव्स देखने को मिलती हैं। और यही रीज़न है क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो डिलेड है, क्योंकि पी वेव्स के बाद आती हैं, इसी की वजह से इनको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है आप देखो किस प्रकार से ऊपर नीचे मूव करती हैं ये वेव्स, और इसी रीज़न से ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाती हैं। वहीं अगर आप बात करिए पी वेव्स के कंपैरिजन में, तो पी वेव्स बिल्कुल ही स्ट्रेट थी, तो पी वेव्स का डिस्ट्रक्शन इसीलिए सबसे लीस्ट है। एंड फाइनली ये एस वेव्स हमारे अर्थ के इंटीरियर को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देन आगे आता है सरफेस वेव्स। अच्छा, ये जो सरफेस वेव्स हैं दोस्तों, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है लव वेव्स और दूसरी है रिले वेव्स। अच्छा, सरफेस वेव्स को सरफेस वेव्स क्यों कहा जाता है वो भी समझ लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि सपोज करो कहीं अर्थक्वेक अकर हुआ है, कहीं अर्थक्वेक अकर हुआ, एक सेकेंड में डायग्राम बना दूँ। हाँ, तो कहीं अर्थक्वेक अकर हुआ है और एनर्जी फोकस से रिलीज हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के फॉर्म में। फोकस से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के फॉर्म में। और जैसे ही ये वेव्स इंटरैक्ट करेंगी अर्थ के सरफेस से जैसे ही ये वेव्स इंटरैक्ट करेंगी, इन्हें हम सरफेस वेव्स के नाम से जानेंगे। और सबसे पहले इन सरफेस वेव्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लव वेव्स। तो दोस्तों ये जो लव वेव्स होती हैं वो अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करती हैं, ये लव वेव्स। तो भाई जहाँ पर भी एपी सेंटर डेवलप होगा, मतलब फोकस के ऊपर वाला पॉइंट, बिल्कुल ही ऊपर वाला पॉइंट एपी सेंटर, जहाँ पे ये एपी सेंटर डेवलप होगा उसी के पास में ही ये लव वेव्स डेवलप करेंगी। और इनका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल साइड बाय साइड होता है, इसका आपको मैं सिंपल सा स्ट्रेट एग्जांपल बता दूं कि जैसे स्नेक मूव करता है ना दोस्तों, साइड बाय साइड मूव करता है, हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड मूव करता है, उसी प्रकार से लव वेव्स भी मूव करती हैं। और जैसे पी और एस वेव्स अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं, एस वेव्स का जो मूवमेंट होता है लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है अर्थ के सरफेस तक ही। साथ में ये धीमी होती हैं बॉडी वेव से, बट फास्टर होती हैं दोस्तों रिले वेव से। इसीलिए ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती हैं साइस्मोग्राफ पे। और दोस्तों ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा तबाही यही मचाती हैं लव वेव्स, क्योंकि इन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना दोस्तों, ये जो फ्रीक्वेंसीज आप देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा उठी हुई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसीलिए
जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, वो अगर अर्थक्वेक को विथ स्टैंड करने के लिहाज से नहीं बनाए गए हैं तो लव वेव्स हॉरिजॉन्टल शेकिंग करके बिल्डिंग्स को नीचे ले आएंगी, या आप कह लो कोई भी घर जो कि प्रोन है एक अर्थक्वेक को ना डील करने के लिहाज से दोस्तों, वो सारे ही घर कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं एक मेजर अर्थक्वेक में। अगर आप इसका एग्जाम्पल लें तो 2001 में जो अर्थक्वेक आया था भुज में, उसमें दोस्तों हुआ ये था कि उस अर्थक्वेक में CPWD द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उन बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा था, बट एट द सेम टाइम जो प्राइवेट बिल्डिंग्स थी जो कि वहाँ के लोकल्स ने बनवाई थी, अपने घर बनवाए थे, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गए थे क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। बट एट द सेम टाइम CPWD या कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता है तो उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित हैं। इसीलिए भुज के अर्थक्वेक में CPWD के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स कोलैप्स नहीं करी थी। तो ये तो बात हो गई हमारे लव वेव्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिले वेव्स के बारे में। और ये जो रिले वेव्स होती हैं दोस्तों, ये अगेन पार्ट है सरफेस वेव्स का। और इन रिले वेव्स में दोस्तों आपको दोनों तरीके से मोशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि ऊपर नीचे और साइड बाय साइड, ऊपर नीचे और साइड बाय साइड, जिस डायरेक्शन में भी ये वेव्स मूव करेंगी। तो जिस डायरेक्शन में भी ये वेव्स मूव करेंगी हम लोगों को दोनों तरीके से मोशंस देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से ही हमें एक रोलिंग मोशन देखने को मिलता है, एक रोलिंग मोशन देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल मोशन हम लोग को देखने को मिल रहा है और यही कॉज करता है एक रोलिंग मोशन। और ये रोलिंग मोशन दोस्तों हमें ओशियंस में भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ओशियंस में लहरें घूमते हुए आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। उसी प्रकार से इन रिले वेव्स का भी मूवमेंट होता है हमारे अपने ग्राउंड पे। और जो ज़्यादातर कंपन हमें देखने को मिलता है उसके लिए ये रिले वेव्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यही होती है हमारी पूरी रिले वेव्स। अब बात कर लेते हैं हमारे इस टॉपिक के सेकेंड लास्ट पार्ट की, जो कि है शैडो रीजन्स ऑफ वेव्स के ऊपर। तो इसके लिए आप पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। और इसमें से जो P वेव्स हैं वो डिनोटेड है ब्लैक एरो से, वहीं पे S वेव्स डिनोटेड है रेड एरो से। तो पहले तो P वेव्स के शैडो जोन को देखते हैं। इसमें जो P वेव्स का शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 140 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपिक्ट करा गया हुआ है। मतलब 105 से 140 डिग्री के बीच में P वेव्स नहीं पहुंचती हैं। 105 से 140 डिग्री के बीच में P वेव्स नहीं पहुंचती है। और वहीं पे S वेव्स जो कि रेड एरो से डिनोटेड हैं, तो 105 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 105 डिग्री जो दूरी है इनकी आपस में, उनमें S वेव्स नहीं पहुंचती, जो कि दूरी है 105 डिग्री क्लॉकवाइज से 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बीच में जो आप देख रहे हो शैडो बनी हुई है, जो शैडो जोन बना हुआ है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से S वेव्स नहीं पहुंचती हैं, जिसका मतलब है कि ये शैडो जोन है। तो कुल मिला के शैडो जोन में P और S वेव्स नहीं पहुंच रही हैं। और शैडो जोन बनने का रीज़न ये है दोस्तों कि जो P वेव्स होती हैं वो सभी मीडियम से ट्रैवल होती हैं, फिर वो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। वहीं पे जो S वेव्स होती हैं वो केवल और केवल सॉलिड से ही ट्रैवल करती हैं। इसीलिए लिक्विड और गैस के कॉन्टैक्ट में आते ही जो S वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से S वेव्स का जो शैडो जोन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, अगर आप इस फिगर में देखो काफ़ी बड़ा है अपने में। और वहीं पे जो P वेव्स का शैडो जोन है वो कंपैरेटिवली कम है S वेव्स के लिहाज से। साथ में अर्थक्वेक को दोस्तों मेजर किया जाता है साइस्मोग्राफ से, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं अपने अर्थ के। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसी जगह हैं अपने अर्थ पे जहाँ पे ये जो वेव्स होती हैं वो पहुँचती नहीं हैं, जिन्हें हम शैडो जोन्स बोलते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने समझा भी, इसीलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, है ना। तो जो शैडो जोन्स होती हैं, बेसिकली शैडो जोन्स का नाम शैडो जोन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइज्मिक वेव्स नहीं पहुँचती हैं। तो सपोज़ करिए दोस्तों कहीं पे अर्थ को आकर स्ट्राइक करा और उसका जो एपी सेंटर है हमें पता है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो P वेव्स और S वेव्स का, हमें साइस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होता हुआ दिख जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको कि जो P वेव्स होती हैं वो कोर के आउटर से निकली और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, और
इधर की तरफ, और जो कुछ पी वेव्स अंदर की तरफ गई, आउटर और इनर कोर के अंदर गई, तो स्लाइट डिविएशन में गई, मतलब स्लाइट डिविएशन में गई क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि चेंज ऑफ मीडियम अकर कर रहा है। इसीलिए जो वेव्स हैं वो स्लाइट टर्न लेके इस जगह पहुंची। तो बेसिकली अर्थक्वेक अकर हुआ और वेव्स ट्रैवल करी। कुछ पी वेव्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 105 डिग्री टू 140 डिग्री नहीं जा पाई क्योंकि वहां पे शैडो जोन है, और कुछ पी वेव्स तो कोर से छूते हुए साइड में आ जाएंगी और कुछ कोर के अंदर से गुजर के जाएंगी एक स्लाइड डिविएशन में। और ये डिविएशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर कर रहा है, जिसकी वजह से 105 से 140 डिग्री का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सरकमफ्रेंस में ये वेव्स दोस्तों नहीं पहुंचेंगी। वहीं पे सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड से पास होगी, तो लिक्विड और गैस से पास होगी नहीं ये वेव्स। तो जैसे ही सेकेंडरी वेव्स लिक्विड और सॉलिड से इंटरेक्ट करेंगी वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि जैसे ही एस वेव्स कोर की बाउंड्री से मीट करेंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस की ओर, और फिर ये एस वेव्स 105 डिग्रीज तक ही मैक्सिमम पहुंच पाएंगी, फिर वो चाहे क्लॉकवाइज हो दोस्तों या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। इसीलिए 105 डिग्री यहाँ से यहाँ तक वेव्स का शैडो जोन बना रहेगा, मतलब कोई भी एस वेव्स डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी साइज्मोग्राफ पे इस पर्टिकुलर शैडो जोन पे। तो यहाँ पे शैडो रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक की चर्चा होती है ख़त्म दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये फाइनल पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो इसमें हम लोग देखेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अच्छा, पहले तो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेसिस पे, और मैग्नीट्यूड स्केल को हम दोस्तों रिक्टर स्केल कहते हैं, जो ऑन रिक्टर स्केल 0 to 10 तक होता है रिक्टर स्केल। और इसमें आपने सुना होगा कि कहीं 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, कहीं पे 6 पे आया, कहीं पे 3 पे आया, कहीं पे 9 पे आया, है ना। इस प्रकार से हम लोग मार्किंग करते हैं रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की। एंड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा, या आप कह लो जितने बड़े लेवल का या जितना बड़ा बर्स्ट ऑफ टेंशन अकर करेगा, वो रिक्टर स्केल पे हम लोग मैक्सिमम 10 तक डिपिक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इंटेंसिटी स्केल मर्करी के नाम पे रखा गया है दोस्तों, जो कि एक इटालियन साइज्मोलॉजिस्ट थे, और इसमें जो विजिबल डैमेज हुआ है अर्थक्वेक से उसको अकाउंट में लेके इंटेंसिटी को स्केल किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 12 ऑन इंटेंसिटी स्केल। तो इस प्रकार से अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म, और हम और आप जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और पूरा लेसन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।